नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात राष्ट्र को संबोधित कर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम के बाद की भारत की नीति को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया। ये संबोधन ऐसे समय हुआ जब संघर्ष विराम की घोषणा को 2 दिन बीत चुके थे और देश भर में इस अभियान को लेकर चर्चाएं तेज थी। साथ ही ये भाषण बीजेपी के आगामी जनसंपर्क अभियान की नींव भी रखता नजर आया। मोदी के इस संबोधन में एक बात साफ थी, पाकिस्तान से बातचीत अब केवल 2 मुद्दों पर ही होगी, आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके। ये बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस कथन के संदर्भ में था जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान तटस्थ स्थल पर कई मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत हुए हैं। इस टिप्पणी के बाद विपक्ष ने सरकार से अमेरिका की भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर पार्टी की रणनीति को स्पष्ट करने के लिए रविवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मकसद सशस्त्र बलों की उपलब्धियों को बिना विजय घोषणा के सामने लाना और मजबूत सुरक्षित राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना था। बेंगलुरु के एक दंपत्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके चेक इन बैगेज से करीब 30 लाख रुपए के गहने और 30,000 रुपए नकद चोरी हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कथित घटना 26 अप्रैल की सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर हुई। दंपति ने दावा किया कि जब उन्होंने बेंगलुरु में अपना बैग चेक किया तो उन्हें कीमती सामान गायब मिला। रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता भगीरथ सिंह राजपुरोहित ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, हमारे चेक इन बैगेज से करीब 30 लाख रुपए के 29-30 तोले सोने के गहने चोरी हो गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हवाई अड्डे पर स्थित दिल्ली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बैंकर राजपुरोहित ने कहा कि वो और उनकी पत्नी 14 अप्रैल को अपने गृह राज्य राजस्थान में एक शादी में शामिल होने गए थे और दिल्ली होते हुए बेंगलुरु लौट रहे थे। राजपुरोहित ने कहा गहने एक स्टील के डिब्बे में थे जिसे ट्रॉली सूटकेस में रखा गया था। उसी बैग में 3 थैलियों में कुल 30,000 रुपए नकद भी थे। लेकिन जब हम बेंगलुरु पहुंचे और घर पहुंचे तो पाया कि ये सभी कीमती सामान वहां नहीं था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वो हवाई अड्डे से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। शिकायत के अनुसार दंपति ने दावा किया कि ट्रॉली बैग जिसमें एक नंबर लॉक और जिप चेन पर एक छोटा सा फिजिकल लॉक था, एक लेयर के अंदर एक कट का निशान था। राजपुरोहित ने कहा कि नंबर लॉक और फिजिकल लॉक दोनों ही सही थे। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बॉर्डर पार से दागे गए मोटार सेल की चपेट में आकर 12 साल के जुड़वा बच्चे जोया और अयान खान की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से की गई गोलाबारी के बीच हुए इस हमले में उनके चाचा चाची की भी जान चली गई। दोनों जुड़वा बच्चों का कुछ ही दिन पहले बर्थडे मनाया गया था। इन दोनों बच्चों के पिता रजीम खान भी गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इस समय जम्मू कश्मीर के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। वो अपने बच्चों की मौत से अभी तक अनजान हैं और वो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें और किसी दर्द से बचाने के लिए उनके बच्चों के बारे में नहीं बताया गया है। जोया और अयान की मां ऊर्जा खान मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुकी हैं। वो अपने बच्चों को खोने के दर्द और अपने पति को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते देखने के बीच फंसी हुई हैं। परिवार इतना दुखी था कि वो मीडिया से बात नहीं कर सका, लेकिन करीबी रिश्तेदारों मारिया और सुहेल खान ने इस भयावह घटना के बारे में बताया। मारिया ने मीडिया को बताया जोया बुरी तरह घायल हो गई थी, अयान भी बुरी तरह से जख्मी था। हमारे एक रिश्तेदार ने उसे बचाने की कोशिश की, हमें लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि वो काफी प्यारे थे। रमीज ने उनको कभी भी डांटा नहीं था, अगर उसे पता चल गया तो शायद वो बच नहीं पाए। मेडिकल हेल्प मिलने में देरी ने
मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। सोहेल ने कहा कि हम डरे हुए थे, घंटों तक गोलीबारी जारी रही, अस्पताल पहुंचने में कई घंटे लग गए। पहले राजौरी फिर जम्मू परिवार ने अब सरकार से अपील की है कि रमीज खान को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सीज फायर के उल्लंघन का ही मामला नहीं है, बल्कि सीमा पर रहने वाले परिवारों के लिए भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। सीज फायर के पीछे क्या है मोदी की रणनीति? अभी मेट गाला का खुमार उतरा नहीं था कि जल्द ही कांस फेस्टिवल 2025 भी शुरू होने वाला है, जहां ग्लोबल स्टेज पर भारतीय सितारों का तांता लगने वाला है। इस फेस्टिवल के 78वें एडिशन में ऐश्वर्या राय के साथ साथ कई नए चेहरे भी बॉलीवुड की तरफ से जुड़ने वाले हैं। कांस में हर बार शामिल होने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें क्वीन ऑफ कांस भी कहा जाता है, उनके इस बार भी रेड कार्पेट पर नजर आने की उम्मीद है। ऐश्वर्या राय ने 2002 में देवदास के साथ अपनी शुरुआत की थी और तब से वो लगातार कांस में अपने फैशन स्टेटमेंट से लोगों का ध्यान आकर्षित करती आई हैं। आलिया भट्ट ने भी पिछले साल कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया था और उनके लुक की हर तरफ चर्चा हुई थी। वो भारतीय सभ्यता को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती नजर आई थी। हाल ही में आलिया भट्ट मेट गाला 2025 में अपने लुक के लिए चर्चा में रही। जानवी कपूर और ईशान खट्टर भी इस फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर अपनी शुरुआत करने वाले हैं। उनकी आने वाली फिल्म होमबाउंड का कांस में ग्लोबल प्रीमियर होने वाला है। हालांकि उनकी उपस्थिति की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन उनकी फिल्म को लेकर चर्चा ने प्रशंसकों और सिने प्रेमियों के बीच पहले से ही उत्साह पैदा कर दिया है। पंजाब के अमृतसर जिले में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपा दिया है। मजीठा ब्लॉक के 5 गांव थेरवाल, मर्री, पातालपुरी, भंगाली और एक अन्य गांव में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये त्रासदी सोमवार शाम से धीरे धीरे सामने आई, जब अलग अलग गांवों में संदिग्ध हालत में लोगों की मौत की खबरें आने लगी। भारत और ब्रिटेन के बीच बीते 3 साल से प्रस्तावित एफडीए यानी मुफ्त व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते में अधिकांश वस्तुओं सेवाओं से शुल्क हटाने का प्रावधान है। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क घोषणाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई अनिश्चितता के बीच हुए इस समझौते को आर्थिक विश्लेषण बहुत अहम मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बहुत बड़ा सौदा है। इस समझौते को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसकी बुनियाद 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रखी थी। कहा जा रहा है कि इस समझौते से ब्रिटेन का भारत में निर्यात बढ़ेगा और इससे वहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।